भारत अगर अखंड भारत बन जाएगा, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे तमाम देश जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एक आइडियोलॉजी है कि अखंड भारत का उनका जो सपना है, उसके अंदर इन तमाम देशों का समावेश है। अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे तमाम देश, जिसमें कि अधिकतर जो बहुसंख्यक आबादी है वो मुसलमानों की है, अगर ये भारत का हिस्सा हो जाएंगे तो शायद अगला जो प्रधानमंत्री होगा वो मुसलमानों का हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज मैं आपको विनय दुबे मुंबई वालों से मिलवाने वाला हूं। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी है, इनकी रिपोर्ट आप ध्यान से देखना। इससे पहले दो मोटी मोटी बातें मैं आपको बताता चलूं। आज इन्होंने इस्लाम धर्म पे जो रिपोर्ट तैयार करी है, उसमें एक इस्लाम धर्म के धर्मगुरु हैं शुएब जमाई, मतलब धर्मगुरु कह सकते हैं आप, या इस्लाम धर्म के जानकार हैं, मौलाना हैं। तो उन्होंने अखंड भारत की मांग की है। अखंड भारत के अंदर उन्होंने कहा है, जब भारत के अंदर पाकिस्तान जुड़ जाएगा, बांग्लादेश जुड़ जाएगा, अफगानिस्तान जुड़ जाएगा, तो 75 करोड़ मुसलमान भारत के अंदर हो जाएंगे और भारत का जो प्रधानमंत्री है वो मुस्लिम होगा। इस बात को लेकर ट्विटर पर विवाद मचा हुआ है। लाखों लोगों ने इस पर ट्वीट करके शुएब जमाई की गिरफ्तारी की मांग की है। लेकिन विनय दुबे मुंबई वालों का कहना है, जब लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर एक मुस्लिम ने अखंड भारत की मांग कर दी तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों होगी? इसी तरह की बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रिपोर्ट बनाई है विनय दुबे मुंबई वालों ने। टाइम को नहीं गंवाएंगे, वीडियो को शुरू करेंगे। मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ बता दूं, विनय दुबे ने अखंड भारत को लेकर जो बात कही है, कुछ लोगों को ये पता नहीं होता कि अखंड भारत क्या चीज होती है। तो जो देश पहले भारत के अंदर मिले हुए थे, बाद में टूटकर अलग हो गए, वो भारत का एक खंड है। अब वापस से उन देशों को भारत में मिलाने के बाद अखंड भारत बनाया जा सकता है। तो इस चीज को बोलते हैं अखंड भारत। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। इस इंसान को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, नाम है शुएब जमाई। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर दमदारी से अपनी बात रखते हैं। बहुत ही कड़वे बोल हैं, शायद इसी की वजह से ये विवादित है। लेकिन इस समय जो शुएब हैं, इस समय भाजपा के जमाई बने हुए हैं। लगातार कोई ऐसा भाजपाई नहीं होगा जिन्होंने इनका नाम लेकर ट्विटर पर इनकी गिरफ्तारी की मांग न की होगी। कारण है कि इन्होंने भी भारत के अंदर रहते हुए अखंड भारत की मांग कर डाली। मैं आपको विस्तार से इस मामले में जानकारी दूँ। शुएब जमाई इस समय चर्चा में क्यों हैं? उनकी गिरफ्तारी को लेकर करीबन 1,53,000 से ज़्यादा रीट्वीट्स किए गए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बचा नहीं होगा जिन्होंने इसकी गिरफ्तारी की मांग न की होगी। लेकिन कारण क्या है? ऐसी कौन सी विवादित बात इन्होंने कह दी जिसकी वजह से इनको अरेस्ट करने की इतनी बड़ी मुहिम चलाई जा रही है? दरअसल ये सारा मामला है अखंड भारत को लेकर। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आखिर भारत अगर अखंड भारत बन जाएगा, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे तमाम देश जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एक आइडियोलॉजी है कि अखंड भारत का उनका जो सपना है, उसके अंदर इन तमाम देशों का समावेश है। अगर सनातन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की बात माने तो भारत का अखंड भारत होना तभी मुमकिन है जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश वापस से हमारे भारत का हिस्सा हो जाएंगे। शुएब जमाई ने भी इसको लेकर एक बात रखी। शुएब जमाई ने अपने बयान में कहा, एक वीडियो के दौरान उन्होंने ये चर्चा की कि अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे तमाम देश, जिसमें कि अधिकतर जो बहुसंख्यक आबादी है वो मुसलमानों की है, अगर ये भारत का हिस्सा हो जाएंगे तो शायद अगला जो प्रधानमंत्री होगा वो मुसलमानों का होगा। खोल करके सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे साथ। मुझे लगता है कि इस तथ्य से आप मुकर नहीं सकते। अगर आप भारत के मुसलमानों की आबादी की बात करें तो 20 करोड़ के आसपास अंदाजा लगाइए। हैं तो 25, बट आप 20 मान के चलिएगा। अफगानिस्तान में भी करीबन इतने ही मुसलमान हैं, पाकिस्तान में भी कम से कम इतने ही मुसलमान हैं, बांग्लादेश के अंदर 10 से 14 करोड़ आप मान सकते हैं। अगर इन तमाम आबादी को, तमाम देशों को भारत से जोड़ दिया जाए तो भारत में कोई हिंदू आबादी नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है मुसलमानों की आबादी, जिसकी वजह से ये पूरा टेंशन का माहौल सोशल मीडिया पर तैयार हुआ है। आज तक आपने देखा होगा कि हर सनातनी, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आरएसएस कार्यकर्ता, बजरंग दल कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद लगातार अखंड भारत की मांग को लेकर आंदोलन करते रही है। लेकिन तथ्य ये हकीकत है कि अगर अखंड भारत बना तो मुसलमानों की जो तादाद है देश के अंदर वो बढ़ेगी। अफगानिस्तान के 20 करोड़
पाकिस्तान के 25 करोड़, बांग्लादेश के 10 करोड़ और भारत के 20 करोड़ जो मुसलमान हैं, ये एक साथ आकर एक बड़ा समुदाय बन सकते हैं। अभी तक आपने भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसदों को, विधायकों को और नेताओं को ये कहते हुए सुना होगा कि 4 बच्चे पैदा करो, अन्यथा जिस दिन मुसलमान 40 करोड़ हुआ, इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है एक मुसलमान। 40 करोड़ की आबादी पर ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। शोएब जमाई ने भी भारतीय जनता पार्टी की ही बात अपने मुंह से कही है। उनका भी यही कहना था कि अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत के मुसलमान एक साथ आ गए तो सबसे ज़्यादा सांसदों की संख्या मुसलमानों की होगी, जिसके आधार पर लोकसभा या राज्यसभा के अंदर बहुमत के आधार पर एक अपना संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। अगर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होगी तो ये संसदीय दल का नेता एक मुस्लिम ही होगा, जो कि आगे जाकर प्रधानमंत्री पद का शपथ लेगा। ये वो तथ्य है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो मांग भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम वो भाजपा के समर्थक कर रहे थे, वही समर्थन, वही आवाज़, वही बात, वही मांग शोएब जमाई भी कर रहे थे। इसमें दिक्कत क्या है? अगर ये चीज़ हकीकत हो जाएगी तो वास्तविकता यही है, भले आपको अच्छा न लगे ये बात सुनने में, अगर मुसलमानों की संख्या 75 करोड़ के आसपास होगी और भारत के अंदर 110 से 15 करोड़ हिंदू रहेंगे, जो कि आपस में बहुत ज़्यादा पार्टियों में, राजनीतिक दलों में, वैचारिक मतभेदों में बटे हुए हैं, इस तमाम चीज़ों को, परिस्थितियों को देखते हुए यही मुमकिन लग रहा है कि अगर ये तादाद 75 करोड़ के आसपास गई तो मुसलमान का प्रधानमंत्री होना जायज़ भी है और वाजिब भी है। ये वो तथ्य हैं जिसको लेकर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के संगठनों को बुरा लग गया कि एक मुसलमान होकर अखंड भारत का सपना देख रहा है, ऊपर से मुसलमान प्रधानमंत्री देख रहा है। लेकिन ये तथ्य को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा एक षड्यंत्र शोएब जमाई के साथ ये भी चल रहा था कि पिछले कुछ महीनों से लगातार वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। भगवा लव ट्रैप करके एक उन्होंने मुहिम चलाई थी, जिसमें मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़कों से रोकने के लिए एक पूरा का पूरा मोमेंटम उन्होंने तैयार किया था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनको सकारात्मक सपोर्ट और पहल दिख रही थी। बहुत सारे लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे थे। आपने तमाम वीडियो देखी होगी कि अगर कोई एक मुस्लिम लड़की किसी हिंदू के साथ घूम रही है तो कितने ही लोग उसको घेर कर उसकी वीडियो बना रहे हैं, ताकि लोगों को एक जानकारी दी जा सके कि जिस तरह से लव जिहाद को लेकर एक मोमेंटम चलाया जा रहा है, वैसे ही भगवा लव ट्रैप नाम का भी एक मोमेंटम इस देश के अंदर चलाया जा रहा है। इस तमाम चीज़ों को रोकने के लिए, अपने धर्म की लड़की को किसी दूसरे धर्म में न जाने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है, चाहे वो सनातनी चलाए, चाहे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग चलाएं। इसको लेकर लगातार वो आक्रामक रहे हैं। इस विवादिता के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की आंखों में ये फूटे नहीं समा रहे थे। इसके साथ ही बीच में काजल हिंदुस्तानी नाम की भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी प्रवक्ता हैं, जो सोशल मीडिया पे खासा तौर पर एक्टिव हैं। इनको लेकर भी जब इन्होंने गुजरात में एक विवादित बयान दिया था, शोएब जमाई ही ने ही इनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुरुआत की थी। इसका असर यह हुआ कि गुजरात पुलिस ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अधीन आती है, नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है, वहाँ की पुलिस ने काजल हिंदुस्तानी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एक और मामला आता है। ट्विटर पर एक साइबर हंट्स नाम का एक आईडी है, जो लगातार मुसलमानों को गालियां देना, उनको अपमानित करना, और कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता था जब वो मुसलमानों को टारगेट नहीं करता था। इसको लेकर भी शोएब जमाई ने लगातार आवाज़ उठाई। कुछ दिन पहले ही राजस्थान के जयपुर ज़िले में एक वेबसाइट के डेटा हैकिंग को लेकर इस मामले में साइबर हंट यानी कि संजय सोनी को गिरफ्तार किया गया। बहुत सारी मीडिया संस्थानों ने भी संजय सोनी और इस डेटा लीक को लेकर कवर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 15 लाख हिंदू बच्चियों का, महिलाओं का बहुत ही अंतरंग डेटा जो है वो लीक किया गया। बाद में उसी कंपनी को इसे बेचने के एवज में पैसे लेकर उसे ब्लैकमेल किया गया, जिस कारण पर इस संजय सोनी उर्फ साइबर हंट्स को सोशल मीडिया के जो इस समय बहुत छोटे से सब्सक्राइबर, बहुत फॉलोअर्स लेके ये बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्टिव रहता है, उसको लेकर इनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन बाद में इनके परिवार की तरफ से ये दावा किया गया था कि हेट स्पीच को लेकर धारा 295A 153 के अंतर्गत इसकी गिरफ्तारी हुई। हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। अभी तक साइबर हंट्स ने वो FIR की कॉपी नहीं पोस्ट की है, जिसमें ये दावा कर रहे थे कि डेटा लीकिंग के मामले में नहीं, इनकी विवादित बयान की यानी कि हेट स्पीच को लेकर इनकी गिरफ्तारी हुई थी। इनको जेल पहुँचाने के पीछे भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो राइट विंगर्स हैं, IT सेल है, वो ये दावा करता है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है शोएब जमाई की वजह से ही हुई है। उसका भी एक गुस्सा इनके अंदर था। जब ये जेल से बाहर आया तो इन्होंने बहुत ही स्ट्रेटजी तरीके से, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप तरीके से शोएब जमाई को टारगेट करने का मौका ढूंढ रहे थे। कुछ पुरानी वीडियो उठाकर इन्होंने उसको एडिट करके इसको सोशल मीडिया पर चलाकर और अरेस्ट शोएब जमाई नाम का हैशटैग चलाकर इसे अरेस्ट करने की मांग की जा रही थी। लेकिन अभी तक इस वीडियो बनाने तक कोई भी FIR अभी तक इनके नाम पर दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि शोएब जमाई जितना बड़ा नाम है वो अपनी तरफ से उस तरह के कद भी रखते हैं। सामाजिक जीवन हो चाहे राजनीतिक जीवन हो, उनका जो कद है लगभग सभी पार्टियों में उनके मित्र हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारियों से उनके अच्छे संबंध है। शायद यही कारण है कि बार बार इस तरह के विवादित बयान देकर भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा गंभीर हो चुका है।
जिस तरह से उन्होंने काजल हिंदुस्तानी, साइबर हंट्स और तमाम ऐसे राइट विंगर्स की धज्जियां उड़ाते रहे हैं, उसकी नाराज़गी को लेते हुए इनको इस बार टारगेट किया गया। राइट विंगर्स को भी मौका मिल गया एक बेमुद्दत की बात को लेके, बेबुनियाद की बात को लेके। भारतीय जनता पार्टी और तमाम उसके समर्थक ये बातों को हमेशा कहते आए हैं, उसी बातों को एक मुसलमान ने कह दिया, जिसको लेकर ये विवाद का मौका मिल गया और इसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये विनय भाई की वीडियो देखकर आपको काफी कुछ नॉलेज मिली होगी, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है, क्या अब हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते? जब भारत का प्रधानमंत्री बना था पहली बार, जब भारत का देश आजाद हुआ था, तो उसने कहा था सबको, किसी महिला ने कहा था प्रधानमंत्री जी से कि सबको तो सब कुछ मिला, बहुत सारे लोगों को, हमें क्या मिला? तो उन्होंने कहा था तुम्हें ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसका कॉलर तुम अपने हाथ से कभी भी पकड़ सकती हो। यानी कि देश लोकतांत्रिक हो गया, जनता अपना इशू उठा सकती है, अपने मुद्दे उठा सकती है। लेकिन आज के हालात में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आवाज उठाते हैं, उनको जेलों के अंदर डाल दिया जाता है। तो लोकतांत्रिक देश के अंदर जिसमें संविधान है, किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, और लोगों के जो मुद्दे हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ, सरकार के समक्ष रखेंगे। अगर उनको कोई नीति सरकार की बुरी लगेगी तो उसका विरोध भी करेंगे। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।